अगर आप इस चैनल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। सीए इंटरमीडिएट मई 2021 और सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2021 में अगर आप अपियर करने वाले हैं तो आपके लिए सीए इंटरमीडिएट कोर्स का जो नया स्टडी मटेरियल है यानी कि अक्टूबर नवंबर 2020 एडिशन जो है वो सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जा चुका है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से ये बात शेयर की थी कि जो स्टडी मटेरियल है आप लोग कैसे डाउनलोड कीजिएगा सॉफ्ट कॉपी ऑफिशियल वेबसाइट से। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे क्या न्यू एडिशन हुआ है स्टडी मटेरियल में, क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो चैप्टर वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये है आपका ओल्ड एडिशन जुलाई 2019, ठीक है। तो अगर आपके पास जुलाई 2019 एडिशन है तो वो भी स्टडी मटेरियल अपने पास रखिए ताकि वहां पे मैं ये बता पाऊं कि कौन सा पैराग्राफ या कौन सा सेक्शन या कौन सा वर्डिंग जो है वो डिलीट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो नया स्टडी मटेरियल है यानी कि अक्टूबर 2020 एडिशन जो है वो भी सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो वहां पे आपको पता चले कि कौन कौन सा एडिशन जो है डिलीशन या अल्टरेशन जो है वो हुआ है स्टडी मटेरियल में, क्या चेंजेस आए हैं। बेसिकली क्या है कि ये जो चैप्टर 1 है यानी कि प्रीलिमिनरी चैप्टर जो है वो सेक्शन 1 एंड 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो डील करता है। चैप्टर 1 यानी कि प्रीलिमिनरी, ठीक है। तो इसमें चेंजेस कहां पे आए हैं, पेज नंबर 1.3 ऑफ न्यू स्टडी मटेरियल आप खोलिए। यहां पे ये जो नोट लिखा हुआ है ये एडिशनली लिखा हुआ है, पिछले जो स्टडी मटेरियल है वहां पे ये नोट नहीं था, ठीक है। तो इस नोट को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक्चुअली नोट है इन रिगार्डिंग टू द टर्म एक्सेप्ट इन सो फॉर एज। तो एक्सेप्ट इन सो फॉर एज जो है वो कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है उसके रिगार्डिंग में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा सेक्शन वाइज। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बोलेंगे तो कोई भी सेक्शन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है कंपनीज एक्ट में तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा तो उसका डिटेल वीडियो जो है मैं बता दूंगा, आपको बनाकर अपलोड कर दूंगा, राइट। अच्छा, इसमें क्या है कि जब एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कंपनीज एक्ट का तो ये तो सभी जानते हैं कि कंपनीज जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या उससे पहले का लॉ यानी कि 1956, ठीक है, उससे पहले का भी लॉ यानी कि 1913, 1866, ये सारे जो लॉ हैं वो सारे के सारे लॉ के अंडर में जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड है उसके ऊपर जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो रिसेंटली क्या है, प्रीवियस कंपनी लॉ 1956, बस इतना याद रखिए, ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहां पे जो है 3 ऐसे कंपनीज हैं बताया गया है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो इस यहां पे जब बताया गया तो यहां पे क्लॉज में लिखा गया है एक्सेप्ट इन सो फॉर एज, और यहां पे भी देखिए एक्सेप्ट इन सो फॉर एज, और यहां पे भी देखिए एक्सेप्ट इन सो फॉर एज। इसका मतलब यह है कि कंपनीज एक्ट 2013 का जो भी प्रोविजन है वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी अप्लाई होगा, बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी अप्लाई होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर भी अप्लाई होगा, एक्सेप्ट इन सो फॉर एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द रेस्पेक्टिव एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोविजन, सपोज मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूं तो अपने सेक्शन 6A ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट कहता है वोटिंग राइट्स के बारे में, ठीक है। उनका कहना है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनके पास ही वोटिंग राइट्स होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपना जो कंपनीज एक्ट है वो सेक्शन 47 बताता है कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी वोटिंग राइट्स होता है। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो यहां पे प्रिवेल कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी अगर है तो अपना इंश्योरेंस एक्ट में जो लिखा है वही प्रिवेल करेगा, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो अपना वोटिंग राइट नहीं मांग सकते, उनका कोई वोटिंग राइट नहीं हो सकता इन
इवन इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। बट सेक्शन 47 डील करता है कि भाई वाइंडिंग अप के समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी वोटिंग होगा, ठीक है, जहां भी उनका राइट का डिसीजन लेना होगा तो वहां पे वोटिंग राइट्स उनको दिया गया है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट में मैंने बता दिया, इन डेप्थ हम लोग जब सेक्शन 47 पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे। तो यहाँ पे चेंजेस क्या आया है, इसी को सी इंस्टीट्यूट ने नोट करके यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको समझ लेते हैं कि एक्सेप्ट इन सो फॉर एज का मतलब ये है कि जहां भी कंफ्लिक्ट होगा, जहां भी इनकंसिस्टेंट होगा प्रोविजन में, तो जो स्पेशल एक्ट है वही उन्हीं के प्रोविजन जो है वो अप्लाई होगा उस कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। यहां पे देखिए एग्जांपल, न्यू जो स्टडी मटेरियल है ना, एग्जांपल को नंबरिंग दे दिया है, ठीक है। जहां भी एग्जांपल देखिएगा तो वो नंबर वाइज दिया गया है, पहले ओल्ड स्टडी मटेरियल में ऐसा नहीं था। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे पिछले ओल्ड मॉड्यूल में भी था। एक्चुअली ये क्या है कि बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि नोटिफाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके देखिए कहां पे चेंज है, मैंने हाईलाइट ऑलरेडी करके रखा है 1.8 पेज नंबर ऑफ न्यू स्टडी मटेरियल, ठीक है। मैं ओल्ड का भी बताऊंगा कि क्या डिलीशन हुआ है, पहले न्यू एक बार देख लेते हैं उसके बाद ओल्ड देखेंगे, ठीक है। यहां पे क्लॉज 16 और क्लॉज 17 ये दो क्लॉज जो है वो इंसर्ट किए गए हैं, चार्ज का डेफिनेशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट का डेफिनेशन। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का डेफिनेशन क्या है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सीए एक्ट 1949 who holds a valid certificate of practice under subsection 1 of section 6 of that act। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिफिनेशन जो है वो दो सेक्शन से डील करता है, सीए एक्ट का सेक्शन 2 और सेक्शन 6, ठीक है। तो ये न्यू दो क्लॉज जो है यहाँ पे इंसर्ट किया गया है 1.8 नंबर पेज में। उसके बाद एग्जाम्पल जो है तीसरा नंबर, देखो एग्जाम्पल का नंबरिंग दिया हुआ है, एग्जाम्पल 3, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी means a company incorporated under this act or under any previous company law। previous company law means suppose 1956, इसके पिछले एक्ट का क्या था, 1956 एक्ट था कंपनीज एक्ट का। तो उस एक्ट में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है वो भी कंपनी जो है कंपनी के डिफिनेशन में फॉल करेंगे। तो वही एग्जांपल लिया है इंस्टीट्यूट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1973। 1973 में रिलायंस इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेट हुआ था। टाटा स्टील लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। तो 1907 में और टाटा आया था, और इंफोसिस कब आया था, 1981। तो ये तीनों कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 यानी कि प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर में वो रजिस्टर्ड थे। तो ये डिफिनेशन में जो है वो फॉल करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा और इंफोसिस, ठीक है। तो कंपनी के डिफिनेशन में ये फॉल करेंगे। तो ये एग्जांपल के थ्रू सी इंस्टीट्यूट समझाया। एग्जांपल नंबर 4 आया है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का, तो ये भी इंक्लूड किया गया है। ए शेयर होल्डर हु हैज पेड ₹75 ऑन ए share of face value ₹100 can be called upon to pay balance amount of ₹25। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है कि जो लाइबिलिटी है मेंबर का वो लिमिटेड होगा बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। तो जितना भी अनपेड अमाउंट होगा वहीं तक उसका लिमिट रहेगा। लिमिटेड बाय शेयर जो भी कंपनी है, तो जो मेंबर होगा, सपोज यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया गया है ₹100 शेयर का फेस वैल्यू है, जहां पे ₹75 जो है पेमेंट हो चुका है, 25 अभी कॉल नहीं किया है कंपनी, तो अप टू ₹25 जो है वो लायबिलिटी बनता है मेंबर का। तो ये लिमिटेड बाय शेयर जो कंपनी होते हैं उनका ये फीचर्स है, राइट। कंट्रीब्यूटरी का जो है वो डिफिनेशन इंक्लूड किया गया है। कंट्रीब्यूटरी का मतलब क्या है कि जो भी कंट्रीब्यूट करेगा वाइंडिंग अप के समय उसे कंट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन इंक्लूड किया है, ये एक्सप्लेनेशन क्लॉज में दिया हुआ है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट ए पर्सन होल्डिंग फुल्ली पेड अप शेयर इन अ कंपनी शैल बी कंसीडर्ड एज कंट्रीब्यूटरी। ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी इंस्टीट्यूट इंक्लूड किया है, तो ये टोटल एक्सप्लेनेशन ही है, ये एक्चुअली बेयर एक्ट में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।
आइए अपना ईबुक देखते हैं, वहां पे जो है क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। क्लॉज 26 वहां पे देखते हैं अपने ईबुक में। ये रहा अपना ईबुक, यहाँ पे चैप्टर्स 1 देखते हैं, प्रिलिमिनरी चैप्टर जो है सेक्शन 2 और क्लॉज आपका 26 है ना, 26 कंट्रीब्यूटरी, ये है कंट्रीब्यूटरी। यहां पे ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। यहां पे देखिए इंस्टीट्यूट सिर्फ यहीं तक लिखा है, ठीक है, यहीं तक इंस्टीट्यूट ने लिखा है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे इसको, बट सेल नो लाइबिलिटीज ऑफ ए कंट्रीब्यूटरी अंडर द एक्ट वाइल्स्ट रिटेनिंग राइट्स ऑफ सच ए कंट्रीब्यूटरी। यहां पे ये लाइनिंग जो है इंस्टीट्यूट नहीं लिखा है, तो आपको क्लियर वहां पे समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कंट्रीब्यूटरी जो है जो भी वाइंडिंग अप के समय कंट्रीब्यूट करेंगे वो कंट्रीब्यूटरी कहलाएंगे, प्रोवाइडेड दैट जो फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, तो फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर्स हैं तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है, लेकिन वो भी कंट्रीब्यूटरी कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, सी इंस्टीट्यूट के तरफ से ये इंक्लूड किया है क्लॉज का ये एक्सप्लेनेशन, कंसीडर्ड एज कंट्रीब्यूटरी। उसके बाद चेंजेस आया है क्लॉज 35 डिविडेंड का डिफिनेशन, यानी डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरम डिविडेंड, ठीक है। देयर आफ्टर चेंजेस आया है आपका 1.1 पेज, 1.1 पेज में यहाँ पे नोट और एग्जाम्पल ये दोनों इंक्लूड किए गए हैं। कहां पे, ये क्लॉज 41 यानी फाइनेंशियल ईयर का जो डेफिनेशन है वहां पे ये नोट इंक्लूड किया गया है। द टर्म कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया रेफर्स टू अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एप्लीकेबल लॉज फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ कंपनी आउटसाइड इंडिया। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इनकॉर्पोरेट हुआ था 1973 में, फॉलोज 1 जनवरी टू 31 जनवरी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता था एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। नाउ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉलो क्या करेगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट, ये फाइनेंशियल ईयर अब फॉलो कर रहा है रिलायंस। एक एग्जाम्पल के तौर पे, पहले रिलायंस क्या करता था, जनवरी टू दिसंबर फाइनेंशियल ईयर माना जाता था, अभी क्या माना जा रहा है, अप्रैल टू मार्च, जो कि अपना टैक्स का फाइनेंशियल ईयर है। देयर आफ्टर जो अमेंडमेंट है ये आपका गवर्नमेंट कंपनी का जो डिफिनेशन है क्लॉज 45, तो क्लॉज 45 में एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल दोनों इंक्लूड किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी का डिफिनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, यानी गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा, पेड अप शेयर कैपिटल को ही टोटल वोटिंग पावर माना जाएगा, कब, जब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ अगर शेयर इशू किया गया है। तो जहां भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ शेयर इशू किया जाएगा तो वहां पे पेड अप शेयर कैपिटल को ही क्या माना जाएगा, टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। तो ये एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है गवर्नमेंट कंपनी का, जैसे एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच 25% शेयर होल्डिंग इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि एक्स के पास कौन कौन होल्ड करके है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करके है 25%, राइट। देयर आफ्टर 10% शेयर होल्डिंग इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो 10% नहीं 10% होल्ड करके है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड 15% शेयर होल्डिंग इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी एंड एसजी दोनों मिलके 15% जो है वो शेयर होल्ड करके रखे हैं, यानी टोटल कितना हुआ 15, 25, 10 यानी 50%, ठीक है। तो 50% हुआ यानी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए कितना 51% होना चाहिए। Here X Industries Limited is not a government company as there is no compliance of minimum holding of paid up share capital, that is at least 51% by the central government या any state government या फिर governments partly by the central government और partly by the one or more state government के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा 51% एटलीस्ट होल्डिंग होना चाहिए आपका गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे 50% हो रहा है, यानी कि ये एग्जांपल में बताया गया है कि एक्स इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं माना जाएगा, राइट। उसके बाद जो चेंजेस आया है इंक्लूड किया गया है मैनेजर का डिफिनीशन, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर का डिफिनीशन।
याद रखिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत जन ये जानते हैं कि जो मैनेजर है वो डायरेक्टर है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कोई भी पर्सन हो सकता है। तो याद रखिएगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब ही है पहले उसको डायरेक्टर होना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा, और जो सब्सटेंशियल जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है, सब्सटेंशियल जो मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स होता है, उसके अंडर में जो है वो आपका पावर टू एफिक्स कॉमन सील, या आपका चेक इंडोर्स करना, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स करना, या कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ शेयर पे साइन करना, ये चीज जो है सब्सटेंशियल पावर में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर में दो चीज आप याद रखिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को पहले डायरेक्टर होना पड़ेगा। जो कंपनी का डायरेक्टर नहीं है वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन में भी ये बात कहा गया है, बहुत जन कंफ्यूज रहते हैं। डिटेल में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो। उसके बाद क्लॉज 58 जो है नोटिफिकेशन का इंक्लूड किया गया है। नोटिफिकेशन में मींस क्या, जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है नोटिफिकेशन, ठीक है, वो होता है नोटिफिकेशन। उसके बाद 66 क्लॉज यानी कि प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ है, जब सेक्शन 1 और 2 हम लोग पढ़े थे इन डेप्थ, देखिएगा AUBSP के यूट्यूब चैनल में सर्च कीजिएगा, वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम लोग डिस्कस किए थे तो वहां पे मैंने बताया था कि प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। अच्छा, ये चीज आपको पता है कि टोटल अभी मेरे ख्याल से 60 प्लस जो है वो रूल्स ऑलरेडी आ चुके हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। घबराइए नहीं, इसमें से 25 रूल्स जो है आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। एग्जैक्टली 25 रूल्स कंप्लीट नहीं पढ़ना है, उसमें कोई कोई स्पेसिफिकली रूल जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो पोस्टल बैलेट है, सपोज यहीं पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि दिस डिफिनेशन इज रिलेटेड टू सेक्शन 110 टू बी रीड विद रूल 22 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। तो ये जो है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, इसको देखते हैं, इस रूल को एक बार देखते हैं, वहां से आपको एक बार दिखा दूं ताकि समझ में आ जाए। अपने रूल्स जो नोटिफाइड रूल्स है वहां पे चलते हैं। ये रहा नोटिफाइड रूल्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये रहा आपका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रूल्स कितने हैं, 31 रूल्स हैं, ठीक है। टोटल कितने रूल्स हैं, 31 रूल्स हैं। तो 31 रूल्स हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ 22 रूल्स। ये जो 22 नंबर रूल है, प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड फॉर कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट मतलब क्या, पोस्ट के थ्रू जो होता है वोटिंग या इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है, ठीक है, उसे ही पोस्टल बैलेट के थ्रू कहते हैं। तो इसका रूल नंबर 22 ऑफ द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। तो टोटल रूल 31 रूल है, ठीक है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में रूल 2014 में 31 मैंने अभी दिखाया आपको, 31 रूल्स हैं, जिसमें से कि रूल नंबर 22 आपको पढ़ना है। स्पेसिफिकली सी इंस्टीट्यूट यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं। उसी 22 रूल में ही बताया गया है कि कौन कौन सा बिजनेस जो है वो ट्रांजैक्ट किया जा सकता है थ्रू पोस्टल बैलेट। ऐसे 10 ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, जिसको पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो चेंजेस आए हैं वो ये रहा 1.2। 1.2 जो पेज है यहाँ पे रिम्यूनरेशन का ये जो क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज, वो इंक्लूड किया गया है। देयर आफ्टर एग्जाम्पल जो है इंक्लूड किया गया है आपका स्मॉल कंपनी, यानी कि क्लॉज 85 के अंदर में एक एग्जाम्पल इंक्लूड किया गया, एग्जाम्पल नंबर 11। यहाँ पे ये बताया गया है कि एच लिमिटेड इज द होल्डिंग। अच्छा, ये एग्जाम्पल पढ़ने के पहले ये चीज जो है, प्रोवाइडेड दैट स्मॉल कंपनी का जो डिफिनीशन है उसमें क्या होता है कि जो टर्नओवर है, टर्नओवर जो है वो आपका होना चाहिए 2 करोड़ से कम, ठीक है। 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 2 करोड़ होना चाहिए। 2 करोड़ अगर किसी का है तो वो स्मॉल कंपनी कहलाएगा। एंड आपका ये जो पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है, 50 लाख का, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, 2 करोड़
का टर्नओवर से कम का टर्नओवर होना चाहिए और 50 लाख से कम का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, तो वो स्मॉल कंपनी कहलाएगा। स्मॉल कंपनी किसको किसको नहीं कहते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत जन भूल जाते हैं, पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी है वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। अगर कोई होल्डिंग कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। चौथा, अगर वो सेक्शन 8 कंपनी है तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। और पांचवा, जो स्पेशल एक्ट के तहत जो कंपनीज है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक्ट, बैंकिंग एक्ट, ठीक है, तो वो भी जो है वो आपका स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। अब एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में यहां पे लिखा हुआ है एच लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहां पे एच लिमिटेड क्या लग रहा है? पब्लिक कंपनी है, तो ये तो होल्डिंग कंपनी होगा नहीं, ठीक है। और ये रहा एस प्राइवेट लिमिटेड, ये सब्सिडियरी है एच लिमिटेड का, तो ये भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में दिया हुआ है एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडियन 31st March 2019 ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड, इट्स टर्नओवर वाज टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 1.5 करोड़, यानी कि 2 करोड़ से कम है। तो ये एक कंडीशन तो फुलफिल करता है एस प्राइवेट लिमिटेड, एंड पेड अप शेयर कैपिटल वाज 40 लाख, यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये स्मॉल कंपनी है बट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सब्सिडियरी ऑफ एच लिमिटेड है। सिंस एस प्राइवेट लिमिटेड एज पर द टर्नओवर एंड पेड अप शेयर कैपिटल नॉर्म्स क्वालिफाइज फॉर द स्टेटस ऑफ ए स्मॉल कंपनी, इट वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड कैटेगराइज्ड एज ए स्मॉल कंपनी। एस प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ए स्मॉल कंपनी। यहां पे यहां तक समझ लो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका ये कंडीशन है, तो क्या ये क्वालिफाई करेगा, कैटेगराइज होगा एज ए स्मॉल कंपनी? तो आंसर होगा नहीं, नहीं हो सकता है स्मॉल कंपनी, बिकॉज इट इज द सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी एच लिमिटेड का, जो कि प्रोविजो टू सेक्शन 2 क्लॉज 85, यहाँ पे ये जो प्रोविजन है यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज shall apply to holding company or a subsidiary company, company registered under section 8 or a company or body corporate governed by any special act। तो मैंने कुछ 5 जो एग्जांपल बताया, जैसे कि पब्लिक कंपनी नहीं हो सकता। पब्लिक कंपनी क्यों नहीं हो सकता भाई? यहाँ पे स्पेसिफिकली देखिए, डिफिनेशन में स्टार्टिंग में ही दिया है, स्मॉल कंपनी मींस ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट जो है हाईलाइट कीवर्ड जो है वो करके रखना पड़ेगा, ताकि एग्जाम के समय जो है जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता, सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं हो, स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। सेक्शन 8 का जो कंपनी है वो भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। और आपका जो स्पेशल एक्ट जो गवर्न करता है जिस कंपनी के ऊपर, यानी कि इंश्योरेंस एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत जो बैंकिंग कंपनीज हैं वो, ठीक है, तो वो भी जो है वो फॉल नहीं करेंगे स्मॉल कंपनी में। तो ये सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है जिसका 2 करोड़ का टर्नओवर से कम हो, यानी अप टू 2 करोड़ या फिर अप टू 50 लाख का आपका पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया एग्जांपल में, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मीनिंग जो है एग्जांपल के तौर पे समझाया है। सी इंस्टीट्यूट किसे कहते हैं सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इस एग्जांपल को भी एक बार देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया एग्जांपल एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 2 करोड़, ठीक है, और 10 रुपये करके इस शेयर का वैल्यू है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा शेयर जो है वो इशू किया गया। 10 लाख शेयर्स जो है वो क्या है, सब्सक्राइब किए गए हैं, यानी 10 रुपया करके, यानी कि 1 करोड़, यानी कि 2 करोड़ का जो है वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हो गया, 1 करोड़ का सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। यहाँ पे अमाउंट ऑफ वेरियस शेयर कैपिटल बताया गया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 7 लाख शेयर्स जो है वो कॉल्ड किया गया, ठीक है। तो 6000 शेयर जो है अभी ओ करके है, यानी कि पेमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सारा का सारा कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल मिल जाएगा।
2 करोड़ का ऑथराइज शेयर कैपिटल, 1 करोड़ का सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इशू किया 70 लैक्स, आया 56 लैक्स, क्योंकि जो कि कॉल्ड किया था 8 रुपया करके। तो जो रिमेनिंग शेयर बचा है, पेडअप कैपिटल जो है वो यहां से माइनस हो जाएगा। तो ये पेडअप कैपिटल आपका हो गया 56 लैक्स माइनस 6000 इंटू 8, क्योंकि जो 6000 शेयर होल्डर्स जो है वो पेमेंट नहीं किए। ये समझ में आ गया? ऑथराइज, सब्सक्राइब्ड, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये तो इजी है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ट्रिब्यूनल का डिफिनेशन भी आपके स्टडी मटेरियल में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट योर नॉलेज, तो ये जो टेस्ट योर नॉलेज है यहाँ पे एमसीक्यूज दिया था इंस्टीट्यूट पिछले मटेरियल में, और अभी जो है एमसीक्यू हटा दिया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो न्यू क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हम लोग जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। 3 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके स्टडी मटेरियल में न्यू क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। अब आते हैं ओल्ड स्टडी मटेरियल, ये आपका जुलाई 2019 एडिशन है। इसमें पेज नंबर 1.7 में आइए। 1.7 में जब आइएगा तो वहां पे डिलीट किया गया है ये आपका, ठीक है। यहां पे एज पर कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफिनेशंस डिटेल्स रूल्स 2014, ये जो पैराग्राफ है इसको डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आइए 1.8, यहां पे रेफर क्लॉज 67 ऑफ सेक्शन 2 प्रीवियस कंपनी लॉ along with the above definition, ठीक है। तो ये भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली इससे। और 1.1 पेज जो है वो निकालिए, वहां पे जो चेंजेस है ये डिलीट किया गया है एग्जाम्पल, ठीक है। नया एग्जाम्पल जो है वो गवर्नमेंट कंपनी का इंस्टीट्यूट ने दिया है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देखा कि टोटल जो है 50% ही गवर्नमेंट ने शेयर होल्ड किया था, ठीक है। देयर आफ्टर आपका जो स्टडी मटेरियल है उसका ओल्ड स्टडी मटेरियल का आप 1.18 यानी 18 नंबर पेज निकालिएगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपका स्मॉल कंपनी का उसे भी डिलीट करके नया एग्जाम्पल सेट किया है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो बताइएगा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।